तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मुग़ल काल का दो टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हुमायूं के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेट्स स्टार्ट। हम लोग बाबर के बारे में डिस्कस कर चुके थे अभी तक। बाबर 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो 1530 में जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उसका बड़ा बेटा शासक बनता है नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में पहला पुत्र हुमायूं, फिर आता है कामरान, फिर अस्करी और हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने जब अपनी वसीयत का निर्माण किया तो उसमें उसने ये उल्लेख किया था कि हमारी सल्तनत, जो बाबर ने जितना जीता विजित प्रदेश था, उसको 4 भागों में बांट दिया जाए। यहाँ से हमें एक शिक्षा भी मिलती है हुमायूं के द्वारा कि पिता की मृत्यु के बाद भी उसने पिता की वसीयत को हूबहू लागू किया, जैसा उसके पिता चाहते थे। बाबर ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। तो एक बहुत ज़्यादा अपने पिता का सम्मान करने वाला बेटा हुमायूं हुआ। यहीं से हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं, उसकी जो नीयत थी, वो उसकी नीयत बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसका बेटा अकबर हुआ। अकबर, जब उसके पिता की नीयत इतनी अच्छी हुई तो बेटे में उसके गुण आते चले गए, इसीलिए हम कहते हैं अकबर महान। तो ग्रामीण परिवेश में कहावत भी है, बाढ़े पूत पिता की कर्मा। बाढ़े पूत पिता के कर्मा, मतलब पिता के कर्म से ही बेटे का भाग्य बढ़ता है। ठीक है, ये तो अलग है। तो 23 वर्ष की अल्पायु में, ये ओनली है, इसका नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नासिरुद्दीन हुमायूं, 2 बार इसका कार्यकाल होता है। एक बार इसका कार्यकाल होता है 1530 से 40, दूसरा होता है 1540 से 56। इसको पढ़ते हैं। जहाँ कहीं कुछ नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर दे देंगे। दूसरा, ये जितना दिया हुआ है ये थोड़ा सा कम है, इसके बाद हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं आए हुए वो भी डिस्कस कर लेंगे। जितना भी मैक्सिमम हुमायूं के बारे में हो सकता है, जो यूपीपीसीएस के जितने भी मतलब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको हम टारगेट करके बना रहे हैं। दूसरा, यूपी SSSC से जो स्तरीय एग्जाम्स होते हैं जैसे लोअर सबऑर्डिनेट्स के, उसके लिए भी ये है। हुमायूं 23 वर्ष की अल्पायु में बाबर की गद्दी पर बैठा। उसके सम्मुख बाबर ने विरासत में अनेक समस्याएं दी थीं। बाबर से अनेक समस्याएं मिली भी थीं। जैसे हुमायूं के सामने प्रमुख समस्याएं क्या थीं? नए विजित क्षेत्रों और प्रशासन को संगठित नहीं किया गया। मतलब बाबर ने जितना जीता था, बाबर जितना जीतता युद्ध चला जा रहा था, उसको संगठित नहीं कर पा रहा था। उसको मुगल अभी भी मुगल एक तरीके से साम्राज्य नहीं बन पा रहे थे, एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मुगल थे। साम्राज्य बनाने के लिए आपको मतलब कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपका सिक्का चलने लगे, आपका साम्राज्य की एक सीमा का निर्धारण हो जाए, आप बादशाह के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएं। तो अभी लोग जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जैसे अन्य जो राजवंश हैं, वो आपको टैक्स देने लगें, आप टैक्सेशन वसूल पाएँ लोगों से, किसानों से जो उपज का एक हिस्सा है वो ले पाएँ, जिससे साम्राज्य चले। ऐसा कुछ भी अभी तक फ्रेम नहीं हो पाया था। तो अभी भी मुगल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में थे, उनके साम्राज्य का उद्भव नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अगली लाइन है, बाबर के विपरीत हुमायूं ने मुगल श्रेष्ठता के आधार सम्मान का आदेश नहीं दिया। मतलब बाबर चाहता था मुगल सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठता का है वो हुमायूं ने वहाँ पर ब्रेक कर दिया था कि नहीं नहीं ठीक है, हम जीतते हैं, हम कोशिश करते हैं, कैसा है, हम उतना अभी अपने को सर्वश्रेष्ठ ना माने कि हम बिल्कुल अप टू द मार्क, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए। ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल प्रक्रिया से गुजर रहा था। अच्छी सोच थी उसकी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसे अफगानों और अन्य प्रमुख प्रांतीय शासकों के विरोधों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ अफगान है, अफगान का मतलब सीधे सीधे आप समझिए, एक अफगान जो सबसे प्रमुख था वो था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। सबसे ज़्यादा इसी से समस्या हुई। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाई के साथ साझा करनी पड़ी पूरी सल्तनत, जिससे सत्ता के अनेक केंद्र निर्मित हो गए। ये बात तो सही है कि नहीं, बाबर ने जो बनाया था उत्तराधिकार के नियम, उसको तैमूरी परंपरा कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं, ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि तैमूर
क्या थे, तैमूर कैसे मुगल काल से लिंक्ड हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं तैमूरी परंपरा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो हमारा मुगल काल पर पहला वीडियो स्टार्ट ही यहीं से होता है। देखिए हमारा फोकस भी यही है कि हम आपको कॉन्सेप्ट बता पाएँ, चीज़ें डिस्कस कर पाएँ अच्छे से। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, ये आपको PDF फॉर्म में कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में, अच्छी से अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जैसे तैमूरी परंपरा है। अब लोग समझेंगे ये तैमूरी परंपरा क्या होती है, तैमूर कौन है, इसलिए ना जैसे चंगेज खां कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा उद्देश्य है कि हम छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करते चले जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका बढ़िया से देख पाएँ वो ठीक है, नहीं तो आप कान पे ऑडियो लगाइए और टहलते हुए इसको सुन डालिए। हम इसके बाद जैसे कुछ वीडियो लाएंगे इसके बाद जिसमें हम बात करेंगे कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए हम लोग खुद ही सिलेक्टेड हैं, हमारी एक पूरी टीम है जिसमें सिलेक्टेड लोग हैं, जिसमें हम कुछ लोगों के अभी आगे इंटरव्यू भी पब्लिश करेंगे, आप लोगों के सामने लाएंगे भी, उनको हम सीधे साक्षात्कार कराएंगे। उनका तैयारी चल रही है, अभी शुरुआती स्टेज पर हमने इसको स्टार्टअप के रूप में आगे लेके आए हैं, धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चौसा की लड़ाई, हुमायूं पराजित हुआ, शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध में शेरशाह ने शेर खान की उपाधि धारण की। चौसा कहाँ पे, बक्सर के पास। बक्सर कहाँ है, बक्सर बिहार में है। 1539 यहाँ से हुमायूं का जो कार्यकाल है ये डगमगाता है, उसकी जो सत्ता का है वो डगमगाती है। जैसे 1530 से 1539 तक तो ठीक है, लेकिन 1539 के बाद चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है। अगला युद्ध बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं, ये आप नोट भी करते जाइएगा। 1540 कन्नौज का युद्ध। खूब पूछता है, सीक्वेंस पूछता है यूपी पीसीएस में, तो ये सवाल पेट है। वो पूछेगा कि आप निम्नलिखित युद्धों को क्रम से लगाइए, उसमें कहेगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। हालांकि हमने ये बिल्कुल सीक्वेंस में बोल दिया है। देवरा का युद्ध 1530 में होता है, चौसा का युद्ध 1539 में होता है, इसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। सरहिंद का युद्ध है जब हुमायूं दोबारा इस्टेब्लिश, एक अभी हम आगे बात करेंगे जिसमें हुमायूं शासन से मतलब सत्ता से उतर जाता है, इसके बाद जिसमें उसको निर्णायक पराजय मिलती है, बात करते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। चौसा में पराजय के बाद हुमायूं फिर से शेरशाह से पराजित हुआ और यह लड़ाई शेरशाह और मुगलों के बीच निर्णायक सिद्ध हुई। निर्णायक सिद्ध हुई मतलब अब हुमायूं को पूरी सत्ता छोड़कर भागनी पड़ेगी इससे। इस लड़ाई ने उसे निर्वासन में डाल दिया। निर्वासन का मतलब क्या होता है, निर्वासन का मतलब होता है, अच्छा अब यहाँ पे आप कमेंट करिएगा कि निर्वासन और प्रवासन में क्या अंतर है। निर्वासन और प्रवासन यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, निर्वासन और प्रवासन में क्या अंतर है। जैसे निर्वास और प्रवास, आवास और निवास, इन शब्द के अंतर हैं, आप बताइएगा। कुछ आगे हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे जिसमें हम ठीक ठाक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट है इस बार का यूपी पीसीएस प्री तक हम सारी चीज़ें कवर कर दें। थोड़े दिन बाद हम लगभग हर अल्टरनेट डे पर एक पूरा 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप मतलब आपको पूरा आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1555 में तो यहाँ से हुमायूं की पराजय हो जाती है। 1540 में हुमायूं सत्ता से बेदखल हो जाता है। इसके बाद हुमायूं मतलब भारत छोड़कर, यहाँ से जो भी इसकी सत्ता थी छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। हुमायूं का जो 1540 से 45 का कार्यकाल है वो हुमायूं का पलायन काल कहलाता है। इस काल में ही मतलब हुमायूं का निकाह होता है। हमीदा बानो बेगम उनकी पत्नी है, हिंदाल उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी बेटी के रूप में उनकी पुत्री थी, ये उनकी बेटी थी ये हमीदा बानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1555 ईस्वी में सूरी साम्राज्य के विघटन के बाद हुमायूं ने अफगानों को हराया और मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त किया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हुमायूं सत्ता पर दोबारा कब केंद्रित हुआ। तो हुमायूं सत्ता पर 1555 पर आता है। ये जैसे यहाँ से आप देखेंगे, ये है। उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लगाइए। उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। यूपी पीसीएस में खूब सवाल पूछा है, हुमायूंनामा की रचना किसने की, गुलबदन बेगम। उसने दिल्ली में एक नया शहर बनवाया जिसका नाम उसने दीन पनाह रखा। उसने दिल्ली में ईसा खान की मस्जिद, जमाली मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है,
हुमायूं के मकबरे को ताजमहल की प्रतिकृति मतलब प्रोटोटाइप, ये आप देख पा रहे हैं फोटो, हुमायूं टॉम्ब, ये दिल्ली में है। इसे उसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम उसकी विधवा पत्नी थी, उसने ये बनवाया था। उसे दो फारसी चित्रकारों मीर सैयद अली, ये सबसे ज़्यादा पेट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। उसे दो फारसी, कौन से, फारस के मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपनी दरबारी चित्रकारी बनवाने के लिए आमंत्रित किया। मतलब उसने फारस से दो चित्रकार बनवाए। तो एक क्वेश्चन आता है कि मुग़ल काल में कौन राजा ऐसा था जिसने दरबारी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। चित्रकला के युग की शुरुआत किसके काल से हुई, तो हुमायूं के काल से हुई। चित्रकला की शुरुआत हुमायूं ने की। यहीं पे एक क्वेश्चन आएगा, स्थापत्य शेरशाह का था, लेकिन चित्रकला में हुमायूं था। तो ये ओनली है, इसमें के नोट्स में तो इतना ही दिया हुआ है। लेकिन अब हम आगे और करते हैं, तो हम अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो उसके भाई थे, उसमें पहला हुमायूं आता है, बाबर के जो पुत्र थे, पहला हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है। हुमायूं द्वारा जो सबसे पहले लड़ा गया युद्ध है वो पानीपत का है, पानीपत। लेकिन वो राजा के रूप में नहीं था। पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी उसने अपने पिताजी के साथ। लेकिन स्वयं हुमायूं जब लड़ा तो सबसे पहला युद्ध होता है देवरा का। देवरा का युद्ध होता है 1532 में। ठीक है। ये युद्ध हुमायूं ने सबसे पहले लड़ा। इसके बाद युद्ध आता है चौसा का, ये आप देख पा रहे हैं, 1539। इसके बाद आता है बिलग्राम का, 1540। बिलग्राम में ही वो सत्ता से पदच्युत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 1555 आता है। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जहाँ पर हुमायूं सत्ता पर पुनः केंद्रित हो पाता है। ठीक है। अब स्वर्ण हुमायूं, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। हाँ, हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। ये तो हो गई यहाँ तक की बात है। अब इसके बाद जैसे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1531 में कालिंजर के चंदेल शासक, कालिंजर कहाँ पर है, कालिंजर मध्य प्रदेश में है। और कालिंजर में चंदेल ही होते थे, ये आपको मतलब समझना चाहिए कि कालिंजर में जो चंदेल शासक थे वो थे, उसको मतलब पराजित किया। हुमायूं ने कालिंजर के चंदेल शासक रुद्रदेव को पराजित किया। ठीक है। इसके बाद एक बहादुर शाह करके राजा था, गुजरात में था। आपने रानी कर्णवती की कहानी सुनी होगी, जिसमें से वो कहती हैं कि चित्तौड़ की रानी थी। जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर कब्जा करता है तो एक जो वहाँ की रानी थी कर्णवती, उन्होंने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी और उसको भाई के रूप में संबोधित किया और राखी भेजी। ये बड़े छोटी क्लास में जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है उस दिन ये समझाया जाता है कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है रक्षाबंधन का। तो राखी भेजी गई वहाँ पर। तो हालांकि बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं किया हुमायूं ने, और कर्णावती ने वहाँ पर जौहर कर लिया। जौहर का मतलब समझते हैं? जौहर का मतलब होता है एक बड़ा सा अग्निकुंड और उसमें सारे लोग कूद जाएं, सारी महिलाएं उसमें कूद जाती थीं। ठीक है, इसको कहते हैं जौहर। तो कर्णावती समय से वो नहीं पहुँचे और वहाँ पर उनको कर्णवती या करमेती दोनों कहते थे, और इसके बाद उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अब हुमायूं जब निर्वासन में जाता है तो यहीं पर अकबर का जन्म होता है। जब हुमायूं निर्वासन में होता है, और कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो वहीं पर एक कोई दीपक भी दिखता है, आपको समस्या के साथ समाधान दिखता है। तो मुग़ल साम्राज्य को जो चरमोत्कर्ष है वो अकबर के समय आता है। हालांकि कई बार हुमायूं के भाइयों के साथ टकराव भी होता है, जिसमें से जैसे एक बार 1547 में एक कहानी है, कामरान ने जो अकबर था उसका पुत्र था, उसको काबुल के किले की दीवार से लटका दिया। ये मतलब सत्य है, ऐसा नहीं कि कहानी है, ये सत्य बात है कि चूँकि हुमायूं उस पर गोला बारूद तोप न चला सके किले पर। फिर हालांकि हुमायूं ने पीछे की तरफ से आक्रमण किया और अपने भाई कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया।
यही वो भाई था, यही था जिसके लिए उसने साम्राज्य का बंटवारा किया, लेकिन जब सहयोग नहीं मिला तो आक्रामक रवैया उसको अपनाना पड़ा। इतनी सारी बातें हुमायूं के बारे में कही जाती हैं। इसके बाद 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में जैसे लेनपुल एक आदमी है, जैसे थोड़ा सा, और इसको हम थोड़ा सा समझें अगर, लेनपुल, एक कलर बदल देते हैं, लेनपुल, लेनपुल का कथन है एक बार कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान। तो भाग्यवान तो था, परंतु जैसे, अच्छा, भाग्यवान था कि नहीं ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन लेनपुल कहता है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये लेनपुल का कथन कि जीवन भर यह लेनपुल का कथन है कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर गिरता रहा। तो ये ठोकर खाकर गिरने का क्या मतलब है? वो अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, हुमायूं ठोकर खाकर गिर गया। एक और कथन है, लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं की असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। उसकी जो दयालुता थी वो विवेक रहित थी, इसलिए वो असफल रहा। इसके बाद बाबर का साम्राज्य आता है। जो उसने पुस्तकालय का निर्माण किया उसको कहते हैं शेर मंडल। उसको कहते हैं क्या? शेर मंडल। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हुमायूं के बारे में इम्पोर्टेंट हमको लगी, तो हमने ये आपको डिस्कस करा दी।